नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में मांग के निर्धारक तत्व। मांग के निर्धारक तत्व तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़े थे और उसमें हमने दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की कीमत क्या होती है कि जब जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। उपभोक्ता उस वस्तु की कम इकाइयों की मांग करता है। दूसरा पॉइंट हमारा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। इस पर भी हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दो तरह की वस्तुओं के बारे में, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय वस्तु की मांग को किस तरह से प्रभावित करती है, ये हम देखिए मांग व आय में क्या संबंध है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती चली जाती है, देखिए इसके अंदर सीधा संबंध है। ये जो वक्र इसके अंदर आता है मांग और आय के अंदर, एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु की मांग को लिया है और वाई एक्सिस पर हमने उपभोक्ता की आय को लिया है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती चली जाती है उस वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती चली जाती है। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में कैसा संबंध हुआ? सीधा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध। इसको हम क्या बोल सकते हैं? धनात्मक संबंध भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि नए आविष्कार और विज्ञापन आदि। देखिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या था हमारा? उपभोक्ता की पसंद व रुचि। उपभोक्ता की पसंद और रुचि भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है कि जैसे जैसे उपभोक्ता अगर किसी वस्तु विशेष के बारे में अपनी रुचि रखता है कि मुझे यही चीज खानी है, मुझे यही चीज पहननी है, तो उस वस्तु की कीमतें चाहे कितनी भी ऊंची हो जाए, उपभोक्ता उस वस्तु की मांग अवश्य करेगा। ये किस पर डिपेंड हो रहा है? उपभोक्ता की जो पसंद है और जो रुचि है उसके अनुसार। और दूसरी बात कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं। कई लोग होते हैं जो फैशनेबल होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट चीज ही पसंद करते हैं, तो चाहे वो कितनी महंगी हो तो भी उस वस्तु की मांग ज्यादा होगी। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि कौन प्रभावित कर रहा है? उसके निर्धारक तत्व, यानी कि नए आविष्कार, विज्ञापन और इन सब से उपभोक्ता की मांग प्रभावित हो रही है। ये प्रभावित क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की पसंद और रुचि चल रही है। उपभोक्ता अपनी पसंद और रुचि के अनुसार वस्तु की मांग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य में भावी प्रत्याशाएं। भविष्य प्रति भी जो संभावनाएं हैं वो भी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए भविष्य में अगर वस्तु के स्टॉक में कमी हो रही है, उपभोक्ता को ये लग रहा है कि आने वाले समय में इस वस्तु का जो स्टॉक है मार्केट से कम हो सकता है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? वर्तमान में उस वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेगा। जब ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा तो क्या होगा? उस वस्तु की मांग ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर भविष्य में लग रहा है कि किसी वस्तु की कीमत कम होने वाली है, तो उपभोक्ता वर्तमान में क्या करेगा? उस वस्तु की ज्यादा अभी भविष्य में कीमत कम होगी तो अभी वर्तमान में उस वस्तु की मांग को कम कर देगा, उस वस्तु को खरीदना बंद कर देगा। और उसे पता है क्योंकि ये आने वाले समय में इसकी कीमतें कम होने वाली हैं, तब वो उसके लिए यानी भविष्य के लिए उस वस्तु को टाल देता है। तो क्या होगा? भविष्य में स्टॉक में अगर कमी होने की संभावना है तो वर्तमान में मांग में वृद्धि हो जाएगी, और भविष्य में अगर कीमत में कमी होने की संभावना है तो वर्तमान में मांग घट जाएगी। ये हमारे 5 मुख्य निर्धारक तत्व थे। इसके अलावा 2 अन्य निर्धारक तत्व होते हैं। पहला है जनसंख्या का आकार व संरचना। अगर देश के अंदर जनसंख्या का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी संरचना का मतलब है कि जनसंख्या किस तरह की है, वो जैसे गांव में ज्यादा निवास कर रही है या शहरों में निवास कर रही है, उसी के अनुसार उसकी मांग बढ़ती जाती है। तो जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और मान लीजिए शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का आकार ज्यादा बढ़ रहा है तो डिमांड ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण भी हमारी मांग को प्रभावित करता है कि राष्ट्रीय आय किन लोगों में ज्यादा वितरित की जा रही है। राष्ट्रीय आय अगर मान लीजिए निर्धन वर्गों में ज्यादा वितरित की जा रही है तो उनकी मांग ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर मांग बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मांग का नियम। मांग का नियम क्या है कि मांग, अभी आपने ये देखा कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। यहीं से हमारा मांग का नियम चलता है।
तो मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उसकी कम इकाइयों की मांग करेगा। यहाँ पर आपको ये शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है, अन्य बातें समान रहने पर। ये इम्पोर्टेंट लाइन है और इसके बिना ये डेफिनेशन आपकी अधूरी है। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उसकी कम इकाइयों की मांग करता है तथा कीमत में कमी होने पर अधिक इकाइयों की मांग करता है। अब ये अन्य बातें क्या है? अन्य बातें वही है जो हमने ये निर्धारक तत्व पढ़े थे। इसमें हम इस कीमत को हटा दें तो बाकी की जो सारी बातें हैं वो अन्य बातें समान रहने पर है। केवल इस कीमत से रिलेटेड है मांग और बाकी के जो तत्व हैं ये अन्य हैं। अगर इन तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग घट जाएगी। देखिए, प्रारंभ में हम ये मान लेते हैं कि OP1 कीमत पर वस्तु की OX1 इकाइयों की मांग की जाती है। उपभोक्ता क्या कर रहा है कि OP1 कीमत पर OX1 वस्तु की मांग कर रहा है। यदि वस्तु की कीमत घट गई, अब कीमत के कम होते ही क्या करेगा? उपभोक्ता उस वस्तु की मांग बढ़ा देगा। यही मांग का नियम है कि कीमत के घटने पर मांग बढ़ गई। इसको हम उल्टा भी समझ सकते हैं कि कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। लेकिन हमें क्या करना है? इस शब्द का इस्तेमाल इस डेफिनेशन में जरूर करना है कि अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों का मतलब है संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे, उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, भविष्य में वस्तुओं में कीमतों में परिवर्तन की संभावना स्थिर रहे और उपभोक्ता की पसंद और रुचि में कोई परिवर्तन ना हो। ये सारी कंडीशन अगर फिक्स रहती हैं, स्थिर रहती हैं, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि कीमत में वृद्धि होने पर मांग घटेगी, कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ेगी। मैं समझती हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मांग का नियम। नेक्स्ट आता, अब इसके अंदर क्या है? मांग का नियम जब हम समझते हैं तो कुछ मान्यताओं को भी इसमें याद रखना जरूरी है। मान्यताएं क्या है? मान्यता, पहली मान्यता है उपभोक्ता की आय स्थिर है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की पसंद और रुचि भी स्थिर होनी चाहिए। प्रयोग में ली जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां समरूप हो। समरूप होने का मतलब है कि एक बराबर हो। ऐसा नहीं पहली इकाई कम हो गई, दूसरी फिर ज्यादा हो गई, तीसरी फिर ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उपभोग की इकाइयां उपयुक्त हो। ये हमारा है आज का मांग का नियम, मांग के नियम की मान्यताएं और मांग के निर्धारक तत्व। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।